Hello students, good evening. Welcome you to the Azilite Facebook Live channel. तो जल्दी से जल्दी सभी ऑनलाइन आ जाइए गाइस, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए. सो गाइस रेडी है सभी, कर दे अपना लेक्चर स्टार्ट. ठीक है, तो देखिए हमने लास्ट में कल हमारा वीडियो थोड़ा लास्ट में रुक गया था, तो एक टॉपिक हमारा लास्ट का जो चल रहा था स्ट्रक्चर वो शायद मिस हो गया था. तो देख लो, जिसने नहीं किया वो देख लो दोबारा से. हमने क्या किया था, हमने बोला था कि अगर एक नाउन होगा प्लस एक प्रपोजिशन होगी, ठीक है, प्लस एक और नाउन आपके पास होगा, तो यहाँ पर ये नाउन जो है दिस नाउन मस्ट बी सिंगुलर. ठीक है, ये नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए और ये नाउन भी हमेशा क्या होना चाहिए गाइस, सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, सिंगुलर सिंगुलर और बीच में एक प्रपोजिशन होनी चाहिए. प्रपोजिशन कोई भी हो सकती है. ठीक है, प्रपोजिशन आपके पास कोई भी हो सकती है और कंडीशन ये है कि ये दोनों नाउन्स जो हैं वो क्या होने चाहिए गाइस, सेम होने चाहिए. तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको यहाँ शायद विजिबल नहीं हो रहा होगा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ. ठीक है, इसका मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग जो है गाइस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पर लगेगी. ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास कोई नाउन दिया हो, साथ में एक प्रपोजिशन दे रखी हो, ठीक है, तो प्रपोजिशन कोई भी हो सकती है आपके पास, प्लस एक और नाउन दिया हो, तो ये नाउन दोनों सिंगुलर होने चाहिए. पहली बात तो ये, और दूसरी बात इन नाउन्स के अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी आपके पास क्या आएगी, सिंगुलर आएगी. ठीक है गाइस, जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए सभी, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी गाइस. विजिबल है आपको सभी को, क्लियर गाइस, विजिबल है आपको? ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो था, मैंने आपको ये स्ट्रक्चर जो है बता दिया है. अब हम इसकी कुछ एग्जांपल लिखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा, ठीक है, 4 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. मुझे अब जल्दी से जल्दी आपने एक एक करके सभी ने इसका आंसर जो है आपने मुझे बताना है. ठीक है, जल्दी से गाइस कमेंट्स में बताइए. गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग. ओके, विजिबल है, ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट केस में क्या था आपके पास, यहाँ पर फर्स्ट केस में ये वाला नाउन लगा है. देखिए यहाँ पे ये नाउन दिख रहा है आपको, टाउन्स. ठीक है, टाउन्स आपको नाउन दिख रहा है. तो ये जो नाउन है गाइस, ये क्या होना चाहिए, हमेशा पहले तो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए. क्यों सिंगुलर होना चाहिए? क्योंकि आगे प्रपोजिशन लगी है आपके पास और आगे सेम नाउन जो है वो रिपीट हो रहा है. ठीक है, मैंने क्या कहा, सेम नाउन रिपीट होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टाउन आ जाएगा. ठीक है, सो टाउन आफ्टर टाउन हैज जो है ये आपके पास कौन सी वर्ब लगी है गाइस, सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पर ये लगी है. ठीक है, सिंगुलर वर्ब आपके पास लगी है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, डिस्ट्रॉयड ये आपके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है. क्लियर है?
ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से अगेन हमने देखा एक नाउन है, फिर प्रेपोजिशन है, फिर एक नाउन है और उसके आगे लगी है वर्ब। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो दोनों नाउन्स है, देखिए सेम नाउन्स है शिप्स और शिप्स, बट हमें पता है कि जब दो नाउन्स रिपीट होंगे और बीच में प्रेपोजिशन होगी तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास नाउन होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर शिप्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास शिप और आफ्टर, और फिर अगेन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा शिप, और यहाँ पर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब आपकी सिंगुलर हो जाएगी। ठीक है, तो शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग बाय इज योर राइट आंसर। आगे देखिए राम हैज रीड। अब देखिए इन दोनों केसेस में क्या था कि आपके पास जो ये नाउन प्रपोजिशन और जो नाउन थी ये एज अ सब्जेक्ट लगा हुआ था, तो आपने इसके अकॉर्डिंग फिर सिंगुलर वर्ब को प्लेस कर दिया। बट इस वाले सेंटेंस में यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बुक्स आफ्टर बुक्स, जो आपको दिख रहा है विजिबल हो रहा है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट के तौर पर लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्ब आने का सवाल पैदा नहीं होता, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो करेक्शन करनी है वो सिर्फ इस चीज की करनी है। तो यहाँ पर भी गाइस देखिए बुक्स आफ्टर बुक्स सेम नाउन रिपीट हो रहे हैं, आफ्टर प्रपोजिशन लग गई है तो बुक्स नहीं आएगा, बुक और बुक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बुक, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बुक। ठीक है, तो ये था आपके पास थर्ड केस। फोर्थ केस में देखिए डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू टेक डे टू डे मील्स। ठीक है, तो डे टू डे मील्स, तो यहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट ये यूज हो रहा है, और डे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन है, टू आपके पास हो जाएगी एक प्रपोजिशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे पास 4 सेंटेंसेस और इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर। तो ये आपने अगर ऐसा केस आपको मिलता है तो आपने प्लीज इसमें ध्यान रखना है और इसको करेक्ट करना है। क्लियर है सबको? ठीक है, बताइए मुझे जल्दी से कमेंट्स में। ओके, ज्योति वर्मा टाउन ऑफ टाउन, शिप आफ्टर शिप इज पूजा जोशी इज। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको ये केस? ठीक है गाइस, ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट केस के ऊपर। ठीक है गाइस, सभी को समझ आ गया? ओके, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये केस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर। नेक्स्ट केस में आपके पास हम बात करेंगे एपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड कुछ बात करेंगे हम। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए जब भी आप सेंटेंस में किसी भी नाउन की, एक नाउन की दूसरे नाउन के ऊपर पोजेशन को बताते हैं, मतलब आप उसके ऊपर अधिकार को बताते हैं, तब उस टाइम पर आप क्या करते हैं गाइस, उस टाइम पर आप क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का आप यूज करते हैं। ठीक है, उस टाइम पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, जब एक नाउन का सेंटेंस में आप दूसरे नाउन पर अधिकार बताते हैं तो उस टाइम पर आप पोजेशन बताते हैं, तो उस टाइम पर आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि ये तो बात है एपोस्ट्रोफी एस की जब हम पोजेशन के लिए बताते हैं। एक जो प्रेपोजिशन होती है आपके पास, ठीक है, एक जो प्रेपोजिशन होती है जो कि पोजेशन के लिए आप जब बताते हो, जिसको प्रेपोजिशन के लिए आप यूज करते हो, वो है आपके पास ऑफ। ठीक है, दो चीजें हैं, एक तो एपोस्ट्रोफी एस और दूसरी क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन होती है, जो कि आप पोजेशन बताने के लिए, किसी भी सेंटेंस में अधिकार बताने के लिए आप जिसका यूज वहां पर आप करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। फिर इसके बाद तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर आपके पास, अगर सपोज मैं किसी लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, लिविंग थिंग की बात कर रहा हूं, तो लिविंग थिंग वाले केस में हमेशा आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज जो है वो करना है। ठीक है, लिविंग थिंग वाले केस में हमेशा आपने एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। बट कंडीशन क्या है कि जो आपका पहला वाला जो नाउन होना चाहिए, ठीक है, जो पहला वाला जो नाउन होना चाहिए वो आपके पास क्या होना चाहिए गाइस, वो आपके पास एक लिविंग बीइंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम्स बुक। ठीक है, राम्स बुक लिखा है तो यानी कि राम की किताब। ठीक है, राम की किताब है तो मतलब अब यहाँ पे लिविंग थिंग की पोजीशन बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राम्स बुक इज राइट आंसर। आगे अगर मान लीजिए
मैंने लिखा सीता's ring, so this is also correct। ठीक है, यहां पर भी सीता के अकॉर्डिंग आपने लिविंग थिंग देखा और आपने उसकी पोजीशन को बता दिया। अब हम आगे अगर बात करें तो अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, यहां पे नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग में कभी भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं पोजेशन या अधिकार बताने के लिए। ठीक है, पोजेशन या अधिकार बताने के लिए आप कभी भी नॉन लिविंग थिंग में अपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करते। तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर अगर मान लीजिए मैंने लिखा आपके पास चेयर्स आर्म। ठीक है, सो अ चेयर्स आर्म बिल्कुल आपके पास गाइस क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चेयर्स आर्म बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि आपके पास नॉन लिविंग थिंग की पोजीशन बता रहे हैं। तो यहां पर आपने पोजीशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है। आप यहां पर जो यूज करेंगे वो करेंगे ऑफ प्रेपोजिशन का। सो आप लिख सकते हैं द आर्म ऑफ अ चेयर। ठीक है, तो ये आपके पास बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन बता रहे हैं नॉन लिविंग की, तो हम यहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी एस का यूज आपने नॉन लिविंग थिंग के साथ कभी नहीं करना। दूसरी बात, अगर एक और सेंटेंस लिया जाए तो अगर मैं लिख रहा हूं टेबल्स लेग, तो टेबल्स लेग भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, द लेग ऑफ टेबल। ठीक है, तो द लेग ऑफ टेबल आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सबको, इतना समझ आ गया सभी को? ठीक है, नॉन लिविंग थिंग वाले केस में आपने इस तरीके से कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना, आप हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का यूज यहाँ पे करेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे आपके पास जो नेक्स्ट केस बनता है वो बनता है कि अगर आप कभी भी कोई प्लूरल नाउन कंसीडर करके चलते हैं तो प्लूरल नाउन वाले केस में आप किस तरीके से यहां पर आप अपोस्ट्रोफी एस का जो है वो यूज करेंगे। तो देखिए, सपोज मैंने लिखा बॉयज। ठीक है, बॉयज आपके पास जो है वो प्लूरल में लिखा गया है, तो प्लूरल में लिखा गया है तो यहां पर आप कभी भी बॉयज कॉलेज, सपोज मैंने लिखा बॉयज कॉलेज, मतलब आपने बॉयज के पूरे प्लूरल वर्ब के बाद आपने एक अपोस्ट्रोफी एस लगाया, उसके बाद अगेन आपने एक और एस लगाया, फिर आपने कॉलेज लिखा, तो ये आपका हमेशा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपने कभी भी प्लूरल चीजों के साथ जो है वो आपने कभी भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज आपने नहीं करना है। ठीक है, प्लूरल चीजों के लिए आपने हमेशा बॉयज लिखने के बाद सिर्फ एक अपोस्ट्रोफी का ऊपर कॉमा लगाकर आपने सिर्फ लिख देना है आगे कॉलेज। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बॉयज लिखने के बाद ऊपर एक अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा, ये और ये जो एस लगा है इसको आपने नहीं लगाना है, सिर्फ बॉयज लगाने के बाद ऊपर अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाकर सीधा कॉलेज लिख दीजिए, तो सीधा आपका वो जो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास दूसरा। देखिए, अगर मैंने लिखा गर्ल्स फंड, FUND फंड, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपके पास गर्ल्स आएगा और गर्ल्स आने के बाद यहाँ पर आप ऊपर एक कॉमा लगाएंगे और आगे लिखेंगे फंड, FUND फंड। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, कमेंट्स में बताइए मुझे, क्लियर है इतना सबको? अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है जी, तो पहले लिविंग थिंग के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाइए, नॉन लिविंग थिंग के लिए अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाना, सिर्फ ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करना है। और तीसरी बात, प्लूरल चीजों के लिए हमेशा आपने क्या करना है, हमेशा एक कॉमा का यूज करना है, लेकिन आपने एस जो है उसके आगे लगने वाला वो आपने कभी यूज नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएंगे इसके राइट आंसर्स। अब चलते हैं आगे, तो कुछ और बात करते हैं इसी के ऊपर। हाँ जी, क्लियर? ओके, ठीक है गाइस, मैं इसको रफ कर रहा हूं अभी। हाँ जी, सपना चौहान क्लियर है, ओके। तो देखिए, आगे अगर हम बात करें कुछ और चीजों की, तो देखो, अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने लिखा
ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आपके पास टाइम और वेट से रिलेटेड जो भी नाउन होते हैं, ठीक है, टाइम और वेट से रिलेटेड जो भी आपके पास नाउन होते हैं उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। ठीक है गाइस, टाइम और वेट से रिलेटेड, ठीक है, टाइम्स और वेट से रिलेटेड आप जब भी बात करोगे नाउन की तो आप वहां पर हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा अ डेज हॉलीडे या मैंने लिखा अ पाउंड्स वेट, तो इस तरीके के कुछ आपके पास एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं जहां पर आप अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम और बात करें तो आपके पास अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे जिसमें आपके पास हिसिंग साउंड आपको शो हो, ठीक है, हिसिंग साउंड मतलब जैसे आपको स की आवाज शो होती है कुछ वर्ड्स बोलने के बाद, जैसे कि मैंने लिखा फोर गॉडेस सेक, ठीक है, मैंने लिखा फॉर गॉडेस सेक। तो गाइस यहां पर आपने क्या करना है, सिर्फ इस तरीके के, देखो गॉडेस में हिसिंग साउंड आ रही है लास्ट में, तो आपने यहां पे क्या करना है, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी एस का आपने यूज करना है। आपने यहां पर एस जो है अपॉस्ट्रोफी एस उसको आपने नहीं लगाना, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी का सिर्फ कॉमा लगेगा, एस आपने यहां पर नहीं लगाना है। ठीक है, इस तरीके के और भी कुछ वर्ड्स जैसे कि मैं लिखूं फॉर पीस सेक, ठीक है, तो इस तरीके के भी आपके पास कुछ वर्ड्स बन जाते हैं हिसिंग साउंड वाले, जहां पर आपके पास जो है सिर्फ ऊपर कॉमा लगेगा और आगे उसके बाद जो है आपने एस जो है इसका यूज नहीं करना है इन केसेस के अंदर। क्लियर है गाइस? ठीक है, और भी ऐसी बहुत एग्जांपल्स है बट हम सारी एग्जांपल्स नहीं लिख सकते ना, ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी एग्जांपल्स देके बता दिया कि इस तरीके के आपने केसेस में कभी भी आपने अपॉस्ट्रोफी जो एस होता है उसको नहीं लगाना, सिर्फ आपने ऊपर एक कॉमा का यूज वहां पर करना है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, ओके, ठीक है गाइस। हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स के साथ भी आपने कभी भी एस का जो यूज है, जो यहाँ पर एस होगा वो आपने नहीं लगाना, सिर्फ आपने ऊपर एक जो कॉमा है उसको आपने यूज करना है। ठीक है, ओके, क्लियर है, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो आपने याद रखना है गाइस कुछ और बातें कि आपने देखिए कभी भी याद रखिएगा हमेशा, आपने कभी भी डबल टाइम apostrophe s cannot be used गाइस, हमेशा याद रखिएगा कभी भी आपने किसी भी सेंटेंस में डबल टाइम्स जो है apostrophe s का यूज आपने नहीं करना है। ठीक है, डबल टाइम्स कभी भी आपने apostrophe s का यूज नहीं करना है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात आपको? ठीक है, डबल टाइम कभी भी apostrophe s का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, हिसिंग साउंड से रिलेटेड और भी ऐसे कई वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो गॉडेस पीस, और जैसे मैं बोलूं जीसस, जीसस वर्ड जो है इसमें हिसिंग साउंड आ रही है पीछे, तो इसके आगे भी आपने क्या लगाना है, जीसस की पोजेशन बताने के लिए जो भी आगे आप दूसरा नाउन जो लिखोगे उसके साथ भी आपने सिर्फ क्या लगाना है, कॉमा लगाना है, उसके साथ कभी भी आपने एस का यूज वहां पर नहीं करना है। ठीक है गाइस, क्लियर है? तो देखिए, डबल टाइम्स apostrophe s cannot be used in a particular sentence. It means that if I write a sentence, अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं इसके ऊपर, जैसे मैंने लिखा ठीक है गाइस, मैंने लिखा हिज वाइफ्स फ्रेंड्स मदर हैज डाइड। सो ये जो सेंटेंस है आपके पास, हिज वाइफ्स फ्रेंड्स मदर हैज डाइड, तो देखिए इसमें क्या है, वाइफ्स और फ्रेंड्स को हमने एक साथ लिख दिया और इसमें हमने डबल टाइम्स apostrophe s को हमने यहाँ पर यूज कर दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा डबल टाइम्स आपने apostrophe s जो है वो यूज नहीं करना है।
तो इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते थे, अगर करेक्ट करके इसको लिखना हो तो हम लिख सकते थे इसको इस तरीके से। देखिए अगर मैं लिख दूं द मदर ऑफ हिज वाइफ्स फ्रेंड हैज डाइड, सो दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पर सिर्फ सिंगल टाइम अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो डबल टाइम्स अपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं यूज करना। तो ये वाला जो सेंटेंस है आपका ये हो जाएगा गलत, और दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली राइट गाइस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। डबल टाइम्स कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करेंगे, डबल टाइम्स करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने सिर्फ सिंगल टाइम्स, यानी कि आपने क्या किया, आपने जो ये वाला जो नाउन था उसको आप आगे ले गए फ्रंट में, और फ्रंट से आपने वहां पे ऑफ प्रपोजिशन लगा के उसकी पोजीशन को आपने बता दिया। क्लियर है गाइस इतना? ठीक है, बताइए मुझे, क्लियर सबको? आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक, कुछ जनरल सी बातें हैं ये अपोस्ट्रोफी एस से रिलेटेड, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी एस का आपने जो यूज है वो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। पूजा जोशी क्लियर, ओके। अब देखिए, he used to live in his friend's शंकर्स हाउस, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या है बेसिकली कि अब हम यहाँ पे ये जो हमारे पास जो आपको केस दिख रहा है यहाँ पे गाइस, ठीक है, ये जो आपको केस दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स शंकर्स हाउस है ये बेसिकली अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो इसका मतलब अब मैं इसको आगे जाके सब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, मैं इसको सब्जेक्ट नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अगर इस केस में देखा जाए तो वर्ब के हैज के पहले हमारे पास डबल अपोस्ट्रोफी एस वाला केस जो था वो लगा हुआ था, तो हमने इसको चेंज कर दिया और मदर को हम आगे ले गए, ठीक है। बट इस केस में ऐसा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हाउस को आगे लेके नहीं जा सकते ना, हम इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि दिस इज नॉट द केस ऑफ योर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। बेसिकली हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ऐसा करते हैं कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, बट इस केस में ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में आपने जो राइट सेंटेंस होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, देखो पहले तो ये गलत है, फ्रेंड्स शंकर्स हाउस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का राइट वे क्या होगा, आप लिखेंगे इसको इस तरीके से, देखिए, ही यूज्ड टू लिव इन हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपने क्या किया, ये जो फ्रेंड था इससे आपने अपोस्ट्रोफी एस को यहां से रिमूव किया और आपने लिखा ही यूज्ड टू लिव इन हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। सो जब ऑब्जेक्ट वाला केस होगा, जब ये चीज ऑब्जेक्ट के तौर पर आपको वर्ब से बाद में दी गई होगी, तब आपने इस सेंटेंस को इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका जो सेंटेंस हो जाएगा ये राइट हो जाएगा और ये वाला सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको डबल अपोस्ट्रोफी एस वाले जो केसेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट केसेस के ऊपर। ठीक है गाइस, ये आपको देख लिया, इसको एक बार फिर से रिपीट करके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले केस के ऊपर। नेक्स्ट केस देखिए आपके पास, नेक्स्ट केस है हमारे पास, मैं कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और आपने मुझे आंसर्स बताने के करके, ठीक है। चलिए लिखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस।
तो गाइस ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने आपके सामने और आपको मुझे आंसर देना है कि करके कि यहाँ पर इनके राइट आंसर्स क्या होंगे। ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है, ऑप्शंस दे दिए हैं आपको, तो एक एक करके आंसर दीजिए, जल्दी से फटाफट से आंसर दीजिए। सभी सभी अपना अपना आंसर देंगे कमेंट्स में, ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए गाइस। ज्योति वर्मा का आंसर आ चुका है, ठीक है, बाकी सभी भी दीजिए अपने अपने आंसर्स। रिया राणा, पूजा जोशी, द टीम इज फोर्थ आर। ज्योति वर्मा फोर्थ का आंसर है आर, ठीक है, और पूजा जोशी द ऑडियंस इज दलजीत सिंह हैज। ठीक है, सबने अपने अपने आंसर दे दिए हैं, ठीक है, मैंने देख लिया आप सभी के आंसर्स। लकी जसवाल, कमेटी हैज, ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट सॉल्व करना इन सभी केसेस को। तो देखिए फर्स्ट का जो आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, वो आपका होगा हैज, ठीक है, हैज आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि डिसीजन की बात हो रही है तो डिसीजन जो है वो कमेटी ने कलेक्टिवली दिया है। सो कमेटी इज योर कलेक्टिव नाउन एंड अकॉर्डिंग टू इट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट ऑलवेज टेक्स द सिंगुलर वर्ब, सो हैज इज योर राइट आंसर। द टीम डैश डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कैप्टनशिप। सेकंड वाले का क्या आंसर दिया आपने, टीम वाले का आंसर, टीम टीम। सेकंड का इज आंसर दिया है सपना ने, और इज दिया है ज्योति ने, ठीक है, सेकंड का सभी ने इज दिया है। तो देखिए गाइस अब बेसिकली जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसमें आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, बट जो सेंस कह रही है सेंटेंस की वो क्या बोल रही है, वो बोल रही है कि जो टीम को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर कैप्टनशिप, मींस टीम के बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है, और उन मेंबर्स को डिवाइड किया गया है उनके कैप्टनशिप के अकॉर्डिंग। तो अब बेसिकली हम उसको इस नाउन को एक कलेक्टिव नाउन की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, अब हम उसको क्या ट्रीट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, डिफरेंट वे में, डिफरेंट मेंबर्स की बात हो रही है। तो यहां पर लगने वाली वर्ब जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, इज नहीं, यहां पर वर्ब क्या हो जाएगी गाइस, आर वर्ब होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स के कुछ सर्टेन केसेस में कई बार आपने सेंटेंस में गलती नहीं करनी, क्योंकि कई बार उसके मेंबर्स की जब सेपरेटली बात होगी सेंटेंस में तब आपने हमेशा ही प्लूरल वर्ब लगानी है, उस टाइम पर आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे। तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, देखिए, ठीक है। कलेक्टिव नाउन में पहली बात तो सिंगुलर वर्ब लगती है, दूसरी बात कुछ केसेस के अंदर जब आप डिफरेंटली सेपरेटली बात कर रहे हैं मेंबर्स की तब आप वहां पर प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो चलिए अब यहां पे देखिए जो दूसरी गलती आपके पास वो क्या होगी, जो सेकंड मिस्टेक है यहां पर वो क्या होगी गाइस, कि यहां पर जब हम टीम को डिवाइड कर रहे हैं उनकी कैप्टनशिप के अकॉर्डिंग कि हु इज द बेस्ट कैप्टन, तो यहां पर अगर आप इट्स की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि कलेक्टिव नाउन हमेशा ही इट या फिर इट्स प्रोनाउन लेता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टीम की सेपरेटली मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो फिर यहां पर लगने वाला जो आपका इट्स प्रोनाउन है गाइस वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अलग अलग मेंबर्स की बात करेंगे तो यहां पर फिर उनके लिए आपको लगाना पड़ेगा देयर। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। तो टीम आर डिवाइडेड, हम टीम को डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर उनको क्या करेंगे, आर लगाएंगे, और आर के अकॉर्डिंग फिर आपको यहां पर ये वाला जो प्रोनाउन है ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास, देयर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए द ऑडियंस, ये नाउन है आपके पास ऑडियंस। ऑडियंस को अगर आप देखे जाए तो हम इसको बोलेंगे ये कलेक्टिव नाउन है, बट देखते हैं कि आगे सेंस कैसी बन रही है। द ऑडियंस डैश रिक्वेस्टेड टू टेक इट्स सीट्स। अब ऑडियंस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए, ठीक है, अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाइए। तो मतलब पर्टिकुलरली हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग तरीके से अपनी सीट पे बैठ रहा है। तो यहां पर भी कलेक्टिवली बात नहीं हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है गाइस वो किसकी हो रही है,
अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहां पर भी लगने वाली जो वर्ब होगी वो इज ना होके क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, आर हो जाएगी। आपने इस पूरे सेंटेंस को पढ़कर एक बार चेक कर लेना है। अब यहां पर भी देखिए इट्स लगाया है, मतलब कि अब ऑडियंस तो ज्यादा मेंबर्स हो गए, ज्यादा मेंबर्स को सीट पे बैठने के लिए बोला जा रहा है, तो यानी कि यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पर भी क्या आ जाएगा आपके पास, देयर आ जाएगा। बट अगर हम ऊपर वाले केस में देखें तो एक डिसीजन की बात हो रही थी। जब भी कोई ज्यूरी, कोई पैनल, कोई कमेटी डिसीजन लेती है तो वो कलेक्टिवली सबका मिलाकर एक डिसीजन होता है, तो इसलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब की तरह ये ट्रीट होगा। ठीक है, तभी हमने यहाँ पे इट्स जो था वो लगाया था, तो ये अलग केस आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब यहां पे देखिए, द ओरिजिन इज बेसिकली योर प्रेयर। ठीक है, ओरिजिन जो है ये बेसिकली आप क्या बोलते हो, प्रेयर करने को। ठीक है, प्रेयर करने को बोलते हैं ओरिजिन। तो यहां पर ओरिजिन जो है अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या लेगा अपने साथ, एक सिंगुलर वर्ब लेगा। तो राइट आंसर इज योर इज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इज हो जाएगा। तो ये आपने याद रखनी है केसेस। ठीक है, अब देखो अगर हमने एक चीज नोटिस की होगी गाइस कि मैंने जो यहाँ पर नाउन्स लिए हैं, जो ये बहुत सिंपल सिंपल से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं। ठीक है, तो अभी एग्जाम्स में जैसे अच्छे लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनमें क्या हो सकता है आपके साथ कि वो आपको कुछ ऐसा नाउन दे देगा जो आपने कभी ना सुना हो। ठीक है, जो आपने कभी शायद वोकैब का आपने कोई ऐसा वर्ड ना सुना हो और आप उसको डिटेक्ट ना कर पाओ कि वो जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो वो डिटेक्ट करना वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ी सी वोकैबुलरी की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जरूर। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर जिसको नहीं पता होगा इसका मीनिंग, वो कोई भी वर्ब यहां पर लगा सकता है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर आपका सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि ओरिजिन जो है ये प्रेयर का ही एक साइनोनियम है गाइस। ठीक है, तो मैंने जानबूझकर आपके पास यहाँ पर प्रेयर की जगह ओरिजिन लिखा था। क्लियर है, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारे आपके पास वर्ड्स होते हैं, ये हम आगे जाकर अपने जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर लेंगे उसके बाद हम धीरे धीरे वोकैब सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, तो नाउन में जो एरर्स होते हैं वो इसी तरीके से आपके पास ऐसे वाले केसेस में बनते हैं। अब देखिए, ये आई होप आपको क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया। ऑडियंस आर, हैज, इज, आर, इज, गौरव शर्मा, हैज, इज, आर, इज। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से नाउन्स में आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा देखिए, अब अगर हम आगे बात करें, कि नाउन के जो क्वेश्चन है गाइस वो कैसे बनते हैं, तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं कभी कि हम इंग्लिश में, आपने सभी ने पढ़ा होगा, हम सिर्फ बात करते हैं जब नंबर की। ठीक है, जैसे हम चेंज द नंबर पढ़ते हैं, ठीक है, या हम चेंज द जेंडर पढ़ते हैं। ठीक है, चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर पढ़ते हैं, तो इसके ऊपर भी कई बार आपके पास नाउन के क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। सपोज जैसे मैं एक सिंपल सा वर्ड अगर लूं, मैंने लिखा बॉय, तो आप सबको पता है कि बॉय का जो चेंज द नंबर है वो बॉयज होता है, बट एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जामिनर इतना सिंपल वर्ड आपको, या इससे भी जो भी सिंपल वर्ड होते हैं वो कई बार होता है कि वो नहीं देगा। ठीक है, तो टफ करने के लिए वो क्या करेगा, कुछ ऐसे वर्ड्स दे देगा जिसके आपको चेंज द नंबर जाना जरूरी है। तो इसका मतलब जब भी आप नाउन चैप्टर पढ़ते हैं आपको सारे के सारे जो है चेंज द नंबर जो है वो सारे के सारे आपको आने चाहिए, प्लस चेंज द जेंडर भी आपको आने चाहिए। सपोज मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, तो आप मुझे कोशिश करिएगा उनके चेंज द नंबर बताने की। ठीक है, मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि इनका चेंज द नंबर क्या होता है। देखिए, ये मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपने मुझे चेंज द नंबर बताना है इनका। सर लास्ट वाला रिपीट करना। अच्छा सपना, लास्ट वाला रिपीट करना है। ठीक है, लास्ट वाले में क्या था सपना, देखिए लास्ट वाले में मैंने ये बताया था कि जो आपके पास वर्ड वहां पर लिखा गया था ना, वो लिखा था ओरिजिन, द ओरिजिन, और मैंने लिखा था डन बाय देम।
ऐसे कुछ लिखा था सेंटेंस, ठीक है सपना, ठीक है। तो देखो ओरिजिन जो है ना आपके पास, ये हम प्रेयर को बोलते हैं, प्रार्थना करने को बोलते हैं, ठीक है। प्रार्थना करने को हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। तो प्रेयर को तो आप इजीली डिटेक्ट कर लोगे। प्रेयर मतलब एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है गाइस। प्रेयर मतलब क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बट यहां पर मैंने जानबूझकर ओरिजिन लिखा, मैंने एक साइनोनियम उसका चेंज करके लिख दिया। बेसिकली है तो ये भी एक नाउन ही है, ठीक है भी, ये भी क्या है, एक नाउन है। तो ये भी अपने साथ क्या लेगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि जो एग्जामिनर है वो आपको किसी भी तरीके से कोई भी नाउन आपको दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको थोड़े से साइनोनियम्स और एंटोनियम्स की नॉलेज होना भी जरूरी है। तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर ये आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहां पर जो है वो इज आना था इसका राइट आंसर, ठीक है। प्रेयर प्रार्थना करना या ओरिजिन ये भी प्रार्थना ही होता है, तो मतलब इसका मतलब क्या होता है आपके पास, ये सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेकर हमेशा चलता है। क्लियर है गाइस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मुझे जल्दी से इनके आंसर दीजिए फटाफट से, ठीक है जल्दी से आंसर दीजिए मुझे। अभी तक आंसर नहीं आया शायद किसी का। तो देखो गाइज मैंने आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको, ओरिजिन वाला केस प्रेयर है, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने साथ। अब ये कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, अभी आंसर नहीं आया किसी का, ये कुछ वर्ड्स लिखे हैं, तो इनमें इनका प्लूरल क्या होगा, इनका चेंज द नंबर करना है आपने, ठीक है। तो चेंज द नंबर क्या होगा, देखिए डेटम का चेंज द नंबर आप करते तो होता है डेटा, इसका करेंगे तो बन जाएगा आपके पास थीसिस, THESES थीसिस। फिनोमिनन का हो जाएगा फिनोमिना, क्राइसिस का हो जाएगा क्राइसिस, एंड स्ट्रेटम का हो जाएगा स्ट्रेटा, STRATA स्ट्रेटा। तो ये थे हमारे पास कुछ वर्ड्स, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके। तो देखिए ये कुछ ऐसे चेंज द नंबर्स थे जो कि आपके पास एग्जाम्स में या किसी भी आपके पास पेपर में पूछे जा सकते हैं, या फिर वो ऐसा कर सकता है कि वो आपके पास इनमें से किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट के तौर पर यूज करके वहां पे आपसे इसकी जो वर्ब है वो आपको गलत दे देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा कि आपने क्या वर्ब लगानी है, ठीक है। तो जिसको तो पता होगा कि डेटम का प्लूरल डाटा होता है, थीसिस का थीसिस होता है, तो वहां पे वो जल्दी से इस गलती को पकड़ लेगा, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम, ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे, यूट्यूब पर डाल दी जाएगी वीडियो, वहां पर आपको सारे के सारे जितने भी नाउन्स के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके पास इस तरीके से चेंज द नंबर में कुछ टफ वर्ड्स होते हैं उसको क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इसके प्लूरल में केसेस है। अब मैं एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं आपके आगे, फिर देखते हैं कि सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है, ठीक है। तो चलिए सेंटेंस लिखते हैं। फिनोमिना, डाटा, लकी जसवाल के सारे आंसर्स आए हैं, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैंने देखिए आगे एक सेंटेंस लिखा है आपके साथ, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस क्या है गाइस, मैंने लिखा दिस कंप्यूटर हैज प्रोसेस्ड वन ऑफ द डाटा दैट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट सॉफ्टवेयर। सो मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है आपके पास, ठीक है। अब हम इसमें डिटेक्ट करते हैं कि यहां पर क्या मिस्टेक हो सकती है, ठीक है।
तो मैंने आपको जो पहला चैप्टर करवाया था वो मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था, तो ठीक है, तो वो चैप्टर और उसके बाद हम आए थे अपने पास नाउन के चैप्टर पे। तो देखो इसमें क्या है आपके पास, दिस कंप्यूटर हैज, ठीक है, कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आपने चेक करते जाना है, साथ साथ में हैज सिंगुलर वर्ब लगी है तो बिल्कुल करेक्ट है। प्रोसेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी यहाँ पे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए वन ऑफ द डेटम, वन ऑफ द डेटम तो मींस यहां पर वन के बाद रिमेंबर कीजिए, रिकॉल कीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया गया था आपको कि वन ऑफ के बाद जो लगने वाला जो सब्जेक्ट यहां पर होता है वो क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। तो गाइस यहां से आपको बात क्लियर हो रही होगी कि अगर आपको यहां पर सिंगुलर प्लूरल का नहीं पता होगा तो मतलब क्वेश्चन आपका हर वे में गलत होने वाला है, चाहे वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आए, चाहे नाउन में आए, चाहे किसी भी और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आ जाए। तो देखिए डेटम नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा आपके पास, डाटा। क्लियर है गाइस? तो वन ऑफ द प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हियर डाटा। दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन एंड गिव्स, यहां पर लगने वाला जो केस है ये भी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो योर राइट आंसर विल बी गिव। क्यों? रिलेटिव प्रोनाउन है ना, आगे वाला क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। तो यहां पर ये जो है ये क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके पास यहां से लग जाएगी। तो आई होप आपको ये वाला केस भी क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो जल्दी से कमेंट्स में मुझे बताइए, राइट नाउ जल्दी से बताइए कमेंट्स में। लकी जसवाल बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। जिसको नहीं क्लियर हुआ वो मुझे बताइए जल्दी से। अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ, रिपीट करना है तो जल्दी से बता दीजिए दोबारा से। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए दोबारा से अगर किसी को नहीं क्लियर हुआ तो। क्लियर है सबको? पूजा जोशी का आंसर दिया था वन ऑफ द डाटा, ठीक है, ओके। वर्ब भी चेंज होगी, ठीक है पूजा, इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी आपने चेंज करनी है, क्लियर है? तो ठीक है, अब हम चलते हैं आगे फिर। क्लियर है आपको गाइस? ठीक है, तो जैसे थीसिस हो गया, जैसे THESIS, थीसिस इज सिंगुलर एंड THESES इज प्लूरल, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमेशा प्लूरल लेकर ही चलना, ठीक है। और जैसे फिनोमिनन है और फिनोमिना उसका प्लूरल है, तो वहां पर भी आपने उसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब जो है वो लेकर चलना है, हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। आगे करते हैं अपना नेक्स्ट केस। मैं कोई सेंटेंस, अब हम थोड़े से सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है, फिर उसको डिस्कस करेंगे हम। ठीक है सर गाइस, मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, क्लियर है सबको? हेमंत लता क्लियर है, ठीक है, हेमंत लता ओके, ठीक है जी। तो देखिए मैंने क्या लिखा, जॉन फेल्ड विद एनवी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड विद सम अदर गाय, ठीक है। तो बेसिकली हमने बात क्या की, यहाँ पर हम नाउन की बात ही कर रहे हैं। तो देखो नाउन का कुछ, नाउन जो चैप्टर चल रहा है तो नाउन के ऊपर ही मतलब आपसे पास गलती पूछी जाएगी, ठीक है। तो नाउन से रिलेटेड वर्ड तो कोई भी बन सकता है, ठीक है, साइनोनिम्स एंटोनिम्स वाले वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स आपके पास आ सकता है। तो यहाँ पे लिखा है जॉन फील्ड विद एनवी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड विद सम अदर गाय।
तो गाइस यहाँ पे क्या था कि जॉन जो है वो कैसे भर गया, एनवी से भर गया। यानी कि आपको लेकिन पता होना चाहिए कि एनवी का मतलब क्या होता है। एनवी का मतलब होता है गाइस, एक तरीके से आप कह सकते हैं एनवी का मतलब होता है जेलसी। ठीक है, जेलसी की एक अनदर टर्म यूज करते हैं, बट एनवी जो होती है वो किसी और की चीज पर होती है। ठीक है, किसी और की चीज पे, अदर थिंग के लिए। और ऑन थिंग की अगर बात करें, अपनी ही किसी चीज पर अगर हो, यानी कि अपनी ही किसी चीज पर आपको ईर्ष्या हो, तब आप क्या करते हैं, जेलसी लगाते हैं। ठीक है, किसी और की, अगर किसी और की चीज पर आपको ईर्ष्या होगी, अदर थिंग, किसी और की चीज पर, अदर थिंग पर आपको जेलसी होगी या ईर्ष्या होगी, तब आप एनवी लगाएंगे। अगर आपको ऑन थिंग यानी कि अपनी ही किसी चीज पर ईर्ष्या होगी, तो आप क्या लगाएंगे, आप वहां पर जेलसी का वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस में क्या था, सेंटेंस में बोला था जॉन फिल्ड विद एनवी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड विद सम अदर गाय। सो जॉन फिल्ड विद एनवी नहीं, जॉन फिल्ड विद जेलसी। ठीक है, जॉन फिल्ड विद जेलसी। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो जॉन फिल्ड विद जेलसी। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा जॉन फिल्ड विद जेलसी व्हेन ही सॉ हिज फ्रेंड विद सम अदर गाय। मतलब कि जॉन को एनवी नहीं, जॉन को जेलसी फील हुई है, क्योंकि बिकॉज जो फ्रेंड है वो जॉन की है। ठीक है, फ्रेंड जो है वो जॉन। ठीक है, तो ये आपने जो चीजें हैं वो याद रखनी है। इस तरीके के और भी हम सेंटेंसेस लेकर चलते हैं। ठीक है, इतना ये वाला सबको क्लियर हो गया? ठीक है, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट में, क्लियर है? क्लियर है सर, रिपीट इट। पूजा जोशी सेड दैट रिपीट इट। ओके, देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं। देखिए, रिपीट मैं कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि आपके पास नाउन चैप्टर में कोई भी वर्ड आपके पास आ सकता है। ठीक है, तो आपने उन वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, और वो वर्ड्स ज्यादातर चेंज द नंबर वाले या चेंज द जेंडर वाले कैसे आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम उसके ऊपर सेंटेंसेस लिख रहे हैं अलग अलग। तो देखो यहां पे लिखा था जॉन फिल्ड विद एनवी, जॉन को एक ईर्ष्या हुई। एनवी का मतलब भी क्या होता है गाइस, ईर्ष्या होता है। ठीक है, ईर्ष्या। ठीक है, और दूसरा जो वर्ड ईर्ष्या के लिए आप यूज करते हैं वो आपके पास होता है जेलसी। ठीक है, वो क्या होता है, जेलसी होता है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही जेलसी को बताते हैं, बट इन दोनों वर्ड्स में जो है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जब आपको जेलसी होगी तो वो आपकी खुद की चीज पे होगी, यानी कि ऑन। ठीक है, किसी अपनी ही चीज पर जब आपको ईर्ष्या होती है, तब अब वहां पे जेलसी लगाते हो। ठीक है, सपोज कि अगर मैं बोलूं मैंने कोई नई बाइक खरीदी और मेरी बाइक मेरा फ्रेंड लेकर चला गया है। ठीक है, तो वो बाइक जब मैंने उसके पास देखी है तो मुझे क्या होगी, जेलसी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे ही फ्रेंड ने कोई नई बाइक, नई कार ली है, तो जब मैं उसको देखूंगा तो वो बाइक और जो वो कार है वो उसकी खुद उसकी है। ठीक है, वो मेरी नहीं है, वो उसकी है। तो उस केस में मुझे क्या होगा, एनवी होगी। ठीक है, तो ये आपने दो चीजें याद रखनी है, जेलसी होती है अपनी चीज पर और एनवी होती है आपके पास किसी दूसरे की चीज पर। ठीक है, अदर पर्सन की चीज पे। ठीक है, अदर पर्सन की चीज पे आपको एनवी होगी। बट सेंटेंस की जो सेंस बता रही थी वो क्या बता रही थी कि जॉन एनवी से भर गया व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा अपने फ्रेंड को किसी और गाय के साथ। मतलब फ्रेंड तो उसका खुद का है, हिज फ्रेंड है, मतलब उसका अपना फ्रेंड है, तो अपनी चीज पर उसको ईर्ष्या हो रही है, तो मतलब वहां पर आप एनवी नहीं लगाएंगे, वहां पर आप यूज करेंगे जेलसी वर्ड का। क्लियर है? ठीक है, पूजा जोशी क्लियर है? तो यहां पर एनवी नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, जेलसी आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा, जेलसी आएगा। क्लियर है पूजा जोशी? क्लियर? ओके, ठीक है, ठीक है गाइस, ओके। तो देखो अभी हम अलग अलग, मैंने जो आपको बेसिक जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी हम सेंटेंसेस को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हम वर्ड्स डिस्कस कर सके नाउन में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नाउन में बाकी कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू से ही रूल्स करवा रहा हूं, तो आपने देखा होगा कि हम ज्यादा वर्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं, पेयर्स वाले वर्ड्स, अनकाउंटेबल वाले वर्ड्स, नो काउंटेबल वाले वर्ड्स। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर बनते हैं, चेंज द नंबर, चेंज द जेंडर, इस तरीके से इन्हीं के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं। ठीक है, नाउन चैप्टर जो है पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आप तो इसी तरीके से हम अभी आगे क्या करेंगे, अपने पास इसी तरीके से सेंटेंसेस लेंगे जिसमें अलग अलग आपको मैं वर्ड्स करवाऊंगा और ऐसे नए नए वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। सो गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है
वो यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे और इसी तरीके के नए नए वर्ड्स को लेकर आएंगे। तो आपको जितना ज्यादा सिलेबस करवा दिया नाउन चैप्टर से और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, प्लीज उसे रिवाइज करते रहिए और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके और यूट्यूब चैनल एजिलाइट सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक चैनल को भी, फेसबुक पेज को भी आप वहां से लाइक कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मेरा लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू।